Okay, look at the next question. Mr. Rahim is a dealer who is selling taxable goods. Mr. Rahim is a dealer who is selling taxable goods, exempted goods, and non-taxable goods. Example, liquor. That comes in non-taxable, okay? His turnover in the preceding financial year is 35 lakhs for taxable goods, 10 lakhs for है मैम. exempted goods, 15 lakhs for non-tax. क्या बोल रहे हैं? Yes, कुछ बोल रहे हैं आप? ये सब हो गया है मैम. हो गया है, ओके, ठीक है. ये हुआ है. मिस्टर एच रजिस्टर्ड इन हैदराबाद. ये भी हो गया है आई थिंक. अच्छा, ये हुआ है. अरुण लिमिटेड, ये हुआ है. चलो जल्दी बताओ. सम नंबर 36 कंप्लीट हो गया मैम. ओके, 36 इज डन. ओके, नो प्रॉब्लम. 37 शुरू करते हैं. देखो, Messrs. Hiralal and Son, registered in Karnataka, has opted to avail the benefit of composition scheme. It has furnished the following details for tax period ended on 30 June 2019. Taxable turnover of the goods within the states 15 lakhs. Exempted turnover of goods within the state is 17 lakhs, and the total turnover is 32 lakhs. मतलब वो ऐसे गुड्स बेच रहे हैं जो टैक्सेबल है और उसका प्राइस है 15 लाख रुपीस, और वो ऐसे भी गुड्स बेच रहे हैं जो एग्जम्प्टेड है और उसका प्राइस है 17 लाख रुपीस. मतलब 15 एंड 17 दो तरीके की गुड्स हैं, एक टैक्सेबल एक एग्जम्प्टेड. अब वो कह रहे हैं यूज द अबव इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट टोटल जीएसटी. सीजीएसटी और एसजीएसटी में बाइफर्केशन की वो बोलता है जरूरत नहीं है अभी के लिए. टू बी पेड बाय फर्म, GST to be paid by firm for the tax period ended on 30 June 2009 in the following independent cases. अब उसने ना दो केसेस पूछे, अगर आपका ध्यान है तो. पहला केस पूछा है, Messrs. Hiralal and Sons is a manufacturer. सेकंड केस है, Messrs. Hiralal and Sons is a trader. तो आप मुझे बताएंगे दोनों में फर्क क्या है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले के लेक्चर्स में. अब वो कह रहे हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है हीरालाल एंड सन्स को. तो अब उनका टर्नओवर है टोटल 32 लाख, जिसमें से 15 है आपका टैक्सेबल गुड्स का टर्नओवर और 17 लाख से आपका एग्जम्प्टेड गुड्स का टर्नओवर. तो मैन्युफैक्चरर को और ट्रेडर को दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? देयर इज ओनली वन डिफरेंस दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. पहले के स्लाइड्स में नहीं था, बट मैं अभी लास्ट लेक्चर जो हुआ था ना उसमें मैंने क्लियर किया था आपको. कोई बताएगा? ओके, आई टेल यू. एक मिनट रुको, मैं आपको एक स्लाइड ओपन करके बताती हूँ, उसमें है ये इसका पॉइंट. गिव मी अ मिनट. अब देखिए, हमने जो ये कॉम्पोजिशन स्कीम की थी, इसमें है ना हमने कैटेगरीज पढ़ी थी. मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ट्रेडर्स, सप्लायर ऑफ गुड्स में, एंड देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड देन हमने रेस्टोरेंट सर्विसेज पढ़ा था. ठीक है, ये कैटेगरीज हमने की थी. उनके रेट्स अलग अलग है. अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाले टेबल को. मैन्युफैक्चरर्स होंगे अगर, लेकिन कौन से मैन्युफैक्चरर्स? अदर देन दोस विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. कौन से नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, बताया था ना. उनको छोड़ के बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं गुड्स में, उनके ऊपर 1% टैक्स लगेगा. ठीक है, ये तो पुरानी वाली बात है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई है. देखो, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, ये 1% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? टर्नओवर इन द स्टेट. टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर.
अब वो बता नहीं रहे कौन सा टर्नओवर, टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड टर्नओवर, कौन सा टर्नओवर, टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, हाँ विद इन द स्टेट। वैसे भी इंटर स्टेट अलाउड नहीं होता है कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो विद इन द स्टेट ही होता है एनीवेज वो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, बट अदर देन कॉन्ट्रैक्ट वेयर गुड्स एंड ड्रिंक इज सप्लाइड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब वो लिकर वाला केस नहीं चलेगा, अल्कोहलिक लिकर ये सब नहीं आपको बेचना है, वो वाली सर्विसेज पे 5% टैक्स लगेगी, रेस्टोरेंट सर्विसेज पे। ओके इसमें एक चीज नहीं है, जो अदर सर्विसेज हैं उनके ऊपर 6% टैक्स लगेगी, ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा किसके ऊपर लगेगा, टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, ठीक है, चाहे एग्जम्प्टेड हो चाहे टैक्सेबल हो जो भी हो, 5% टोटल टर्नओवर पे लगेगा, ठीक है। और रहा नेक्स्ट लास्ट आपका अदर सप्लायर्स, अदर सप्लायर्स का मतलब होता है ट्रेडर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, जो रेस्टोरेंट पे नहीं आते हैं, जो अदर सर्विसेज में भी नहीं आते हैं, तो किस में आते हैं, ट्रेडर, ट्रेडर्स हैं वो, और है ना गुड्स में डील करते हैं, उनके लिए भी 1% है। आई होप आपको याद होगा, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स दोनों के लिए 1% है, लेकिन ये अभी अभी 29 जनवरी 2019 को इंसर्ट किया गया कि उनका ये जो 1% है ना, किसके ऊपर टैक्स लगेगा 1%, ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट। जो अदर सप्लायर्स हैं जो सर्विसेज में डील करते हैं ना, उनके ऊपर 6% है, और जो गुड्स में डील करते हैं उनके ऊपर 1% है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज में जो डील कर रहे हैं, ट्रेडर्स की बात कर रही हूँ मैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं, रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं, तो मैं किसकी बात करती हूँ, बाकी सारे, ठीक है। तो बाकी सारे गुड्स में किसके, गुड्स जो हैं उसके ऊपर 1% लगेगा, जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर 6% लगेगा। लेकिन जो ये बात चल रही है 1% लगाने की, वो किसके ऊपर लगेगा, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द स्टेट। आया समझ में, मतलब इनका जो क्या कह सकते हैं, टैक्सेबल सप्लाईज होंगे ना, उनके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम का जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अब इस सम के हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं क्या डिफरेंस है, इन्होंने दो अलग अलग क्वेश्चंस क्यों पूछे हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो भी 1% है, अगर वो ट्रेडर है तो भी 1% है, पर दोनों का जीएसटी लाइबिलिटी अलग अलग होगा। So can you guys tell me what will be the GST liability if he is a manufacturer, and if he being a trader, what will be his GST liability? Yes, अब तो समझ में आ गया कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। Come on, tell me. Yes, नहीं आ रहा है, ओके लिखिए मैं बताती हूँ। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, calculation of amount payable under composition scheme, कोलन देके नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। अब देर आर टू डिफरेंट केसेस, 1 and 2, so we will also divide it in the form of 1 and 2. Write it 1, if Messrs Hiralal and Sons is a manufacturer, अगर ये कंपनी अगर मैन्युफैक्चरर है, और सेकंड केस है अगर ये कंपनी अगर ट्रेडर है, तो लिखो फर्स्ट मेशर्स हीरालाल एंड सन्स इज अ मैन्युफैक्चरर। अब देखो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या था, टोटल टर्नओवर पे जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा, कौन सा, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, मैन्युफैक्चरर के लिए रेट क्या है, 1%। किस पे 1%, टोटल टर्नओवर, एंड द टोटल टर्नओवर इज 32 lakhs। उसने टैक्सेबल गुड्स भी बेचे हैं, एग्जम्प्टेड गुड्स भी बेचे हैं, तो 32 lakhs पे 1% एप्लीकेबल होगा। तो देखो कैसे लिखा है इन्होंने, ये देखिए, टैक्सेस टू बी पेड 1%, दोनों मिक्स प्लस करके, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वैसे तो सीजीएसटी बोले तो 0.5, एसजीएसटी बोले तो 0.5, पर मैं उन्होंने पहले ही बोला है बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए 1% ऑन टोटल टर्नओवर विद इन द स्टेट, एंड 1% टोटल टर्नओवर मतलब क्या है, 32 lakhs। यानी कि आपका 32 lakhs में कौन से दो गुड्स इन्वॉल्व है, टर्नओवर इन्वॉल्व है, एक टैक्सेबल गुड्स, एक
एग्जम्प्टेड गुड्स। तो 32 लाख का 1% कितना हो जाएगा? 32,000। मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो गवर्नमेंट को जीएसटी कितना भरेगा? 32,000। अगर वो ट्रेडर है तो कितना भरेगा? सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे, उनको एग्जम्प्टेड गुड्स पे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर भर देता है ना, इसलिए। तो एग्जम्प्टेड गुड्स पे नहीं भर के टैक्सेबल गुड्स पे भरना पड़ेगा 15 लैक्स का। तो टैक्सेबल गुड्स कितना है आपका? 15 लैक्स। ऊपर देखें क्वेश्चन में 15 लैक्स। और बीइंग अ ट्रेडर, जो अभी रूल इंसर्ट हुआ है वो है टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द स्टेट। उसके ऊपर ट्रेडर को टैक्स भरना पड़ेगा। कितना? 1%। रेट दोनों का सेम है, क्योंकि गुड्स में डील कर रहे हैं ना। सर्विसेज में होता तो 6% होता, रेस्टोरेंट होता तो 5% होता। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीजें हैं कुछ जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। So tax is to be paid 1% on 15 lakhs, that is taxable supplies of goods in the state, and therefore the amount will be 15,000. लिखो एज इट इज, जैसे सम सॉल्व किया हुआ है सम सॉल्व कीजिए। दो पार्ट में सॉल्व करना है, 1 and 2। आपको फर्स्ट में हेडिंग देनी है इफ मेसर्स हीरालाल एंड सन इज अ मैन्युफैक्चरर, और दूसरा देना है इज अ ट्रेडर। एंड लाइटली सॉल्व करना है जैसे किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व किया हुआ है। ओके, our next question. Dosa pan with wooden spoon belongs to which category? Composite or mixed? Which category? And the price charged for both the products together is 2,550 rupees. The tax rate of dosa pan is 5%, and that of wooden pan, a wooden spoon, is 12%. Determine the amount of GST payable. That means there are 3 questions asked indirectly. First, which category? Second, what tax rate will be applicable? And third, what is the amount of GST that is payable? So, can you guys answer me? Dosa pan with wooden spoon. Before answering, you need to think if there is a concept of principal supply also. So if there is a concept of principal supply, then it would be composite. Otherwise, it would be mixed. I have told you this shortcut method to determine whether it is composite or mixed. Nidhi says composite. Just one answer. एक ही आंसर अभी तक। चलो जल्दी आंसर करो। सेजल, आपने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है बेटा? सेजल, ओके, कोई नहीं, ठीक है। चलो बताओ ये कॉम्पोजिट है कि मिक्स्ड है? एक ही आंसर आया अभी तक। Yes, it's a composite supply because dosa pan needs a wooden spoon, and of course, wooden spoon, you would not buy only a wooden spoon without a dosa pan. Therefore, a principal supply concept is here, and we have a dosa pan as a principal supply. Without dosa pan, wooden spoon would not be working. Okay, therefore dosa pan is our principal supply. Yes. Do you agree with me? Yes. Okay. So लिखेंगे कैसे इसको? हाँ जी, लिखो. It is the case of composite supply. It is the case of composite supply as both the products are naturally bundled. As both the products are naturally bundled and cannot be sold separately. And cannot be sold separately. मतलब सिर्फ कोई वुडन स्पून क्यों लेगा? उसके पास डोसा पैन तो लेना पड़ेगा ना, डोसा पैन तो उसको लेना पड़ेगा, तब तो वुडन स्पून काम आएगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट.
ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। अब बी पार्ट, कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा आप बता सकते हैं? देखो, डोसा पैन का रेट है 5% एंड वुडन स्पून का 12% है। आप ना इसको रियल मत समझना, ये रियल रेट्स नहीं है, एग्जाम्पल है। ये डोसा पैन का 5% नहीं होता है। ये मैंने जानबूझ के क्यों लिया, मैंने चेंज किए ये रेट्स, क्यों? आपको समझाने के लिए कि यस यश, आपने बिल्कुल बराबर आंसर किया है। डोसा पैन का रेट लेना पड़ेगा, और मैंने जानबूझ के रेट्स देखिए कैसे लिए हैं। डोसा पैन का कम है और वुडन स्पून का ज़्यादा है, तो ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं जो ज़्यादा है ना वो लेना है। नहीं, कॉम्पोजिट में वो नहीं होता है, मिक्स्ड के लिए वो होता है। मिक्स्ड के लिए क्या होता है, जो हाईएस्ट रेट होता है ना वो लेना होता है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल सप्लाई जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अब कॉम्पोजिट में तो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, तो प्रिंसिपल सप्लाई बेशक उसका रेट कम हो, उसका रेट बेशक कम हो, पर वो ही लेना है। आई बात समझने सबको? इसलिए जानबूझ के रेट्स देखो मैंने कैसे लिए हैं। डोसा पैन प्रिंसिपल सप्लाई है और उसका रेट कम है। वुडन पैन जिसका रेट ज्यादा है लेकिन वो सेकेंडरी एंशिलरी सप्लाई है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में मुझे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लेना होता है। आई नो इट्स द लोअर वन, द लोएस्ट रेट, बट स्टिल हम लोग को वो ही रेट लेना पड़ेगा। यस, वेरी गुड हिमांशु, बिल्कुल सही लिखा है। मिक्स्ड में हाईएस्ट और कॉम्पोजिट में प्रिंसिपल का। तो लिखेंगे कैसे इसको? लिखिए, बी पार्ट मतलब सेकंड पार्ट में आंसर करेंगे इसको। द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, द रेट ऑफ, या फिर द टैक्स रेट, ऐसे करके लिखेंगे तो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। द टैक्स रेट ऑफ principal supply, that is dosa pan, that is dosa pan, which is 5%, which is 5%, would be taken into consideration, would be taken into consideration. ओके, आया समझ में ये? ठीक है। अभी थर्ड वन, थर्ड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। कोई मुझे बताएगा जीएसटी कितना पेबल होगा? अमाउंट दिया हुआ है आपको, सिर्फ टैक्स रेट एप्लीकेबल अप्लाई करके आंसर निकालना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ बताएंगे आप मुझे। यस, व्हाट इज द टैक्स रेट, आई मीन अमाउंट ऑफ टैक्स? द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल वुड बी ₹128। आपको चाहिए तो ब्रैकेट में बना लेना, 2550 इंटू 5%। अब उसको नीचे बाइफर्केशन कर दो। CGST is 2.5%, that is 63.75. SGST 2.5% is equals to 63.75 rupees. कॉम्बिनेशन बताकर आपको नीचे अलग अलग करना है CGST एंड SGST में, ठीक है? इट जस्ट टेक्स अ मिनट, सो आप ये कर लेना, ठीक है? CGST एंड SGST में डिफ्रेंसिएशन। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेक्स विथ ग्लास एंड फ्रेम बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई? कॉम्पोजिट। यस, समझने वाली बात है। आपको स्पेक्स में तो ग्लास तो चाहिए ही चाहिए, विथ फ्रेम भी तो चाहिए। सिर्फ ग्लास पकड़ के क्या करेंगे? फ्रेम नहीं होगा तो आप उसको यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपका ये जो सप्लाई है वो कौन सा सप्लाई है? कॉम्पोजिट, ठीक है? इस पे सिंपली आंसर करना है, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। So specs with glass and frame belongs to which category? Composite category. So it is a composite supply case. Okay.
अब देखिए यहाँ पे XYZ Limited, नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ Limited is a manufacturing company, बड़े ध्यान से देखो, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, located in Bangalore. During the financial year 18-19, the total turnover of supplies, including inward supplies means खरीदना, परचेज करना, taxed under reverse charge basis are as follows. मतलब उन्होंने कुछ खरीदा था, XYZ कंपनी ने कुछ खरीदा था और खरीदने पे उनको टैक्स भरनी पड़ी। मतलब रेसिपिएंट जब टैक्स भरता है तो उसे कहते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो होता है उसमें, ठीक है ना। तो होंगे कुछ कुछ ऐसे जिसपे हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में टैक्स भरी है। वो तब भरते हैं जब मैं खरीद रही हूँ और टैक्स भर रही हूँ। खरीदना मतलब रेसिपिएंट हो जाना, तो रेसिपिएंट को तो तभी टैक्स भरनी है ना जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में फॉल होते हैं। अब जब रिवर्स चार्ज, आप ना ये चीज बड़े ध्यान से देखो, जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है ना तो कॉम्पोजिशन स्कीम में रिवर्स चार्ज वाली वैल्यू नहीं लेते, मतलब इनवर्ड सप्लाईज नहीं लेते, ठीक है। इनवर्ड सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हैं उसकी वैल्यू मुझे कंसिडर नहीं करनी होती। ये मैंने आपको एक्सक्लूजन्स एंड इंक्लूजन्स में बताया था, कब, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन कर रहे थे। आपको चाहिए तो मैं, अगर याद नहीं है तो रिवीजन दे सकती हूँ। चाहिए रिवीजन एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड था, क्या क्या एक्सक्लूड था? रिवीजन की जरूरत है कि याद आ गया? चाहिए? ओके, एक मिनट रुको, मैं बता देती हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं अभी बता देती हूँ। इसी में ये देखिए एग्रीगेट टर्नओवर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड है। टैक्सेबल गुड्स, ये वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड, सॉरी ये नीचे वाला देखिए, लास्ट वाला, इसे कहते हैं टैक्सेबल सप्लाईज। आपने अगर अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, एजेंट के बिहाफ पे कुछ गुड्स सप्लाई किए हैं, अगर टैक्सेबल है, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस हैविंग सेम पैन, याद आया? कौन सा इंटरस्टेट सप्लाई होगा? अगर सेम पैन के अंडर में तो चलेगा, लेकिन विदाउट डिफरेंट, अगर सेम पैन होगा तो चलेगा, डिफरेंट पैन होगा तो नहीं चलेगा। इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं चलते हैं, सेम पैन है तो चलेगा, मतलब अपनी ब्रांच में किसी को गुड्स बेचे हैं तो वो एक अलग बात है। एग्जम्प्टेड गुड्स अगर बेचे हैं, निल रेटेड गुड्स बेचे हैं तो चलेगा, ठीक है, ओके। नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किए हैं तो चलेगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट किया है तो भी चलेगा। मतलब ये सब आपको इंक्लूड करना है, क्या निकालने के लिए? टोटल टर्नओवर। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? टोटल टर्नओवर, ठीक है। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, देखो, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप आरसीएम के अंडर में किसी गुड्स पर टैक्स भर रहे हैं तो वो गुड्स की वैल्यू मुझे नहीं लेनी है, ओके। अच्छा, तो और क्या क्या नहीं लेना है? गुड्स पे अगर सीजीएसटी इंक्लूड हो गया है तो एक्सक्लूड करना है, एसजीएसटी इंक्लूड हो गया है तो एक्सक्लूड करना है, मतलब ये नहीं लेने हैं। यूटीजीएसटी नहीं लेना है, आईजीएसटी नहीं लेना है, या कोई कॉम्पोजिशन सेस, कॉम्पेंसेशन सेस है वो नहीं लेना है। सेस मतलब जो ड्यूटीज लगाई जाती है ना, एक्स्ट्रा हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस होता है जो, वो अगर वो इंक्लूड है ना तो वो भी नहीं लेना है, ठीक है, एक्सक्लूड कर देना है उसको। आपको आई बात समझ में? इतना क्लियर है? तो अब आप देखेंगे इसमें क्या क्या है जो हम ले सकते हैं, क्या क्या है जो नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, ये पूछा है। तो देखते हैं कौन से 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला दिया है इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स चार्जेबल टू निल रेट ऑफ जीएसटी ₹15 lakhs। बताएंगे ये लेना है कि नहीं लेना है? ये निल रेटेड गुड्स हैं, निल रेटेड गुड्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस, लेते हैं ना। लेना है। इंट्रा स्टेट सप्लाईज, ध्यान से, हाँ इंट्रा है, अगर यहाँ पे इंटर वर्ड हो जाएगा तो डायरेक्टली, मतलब ये तो कॉम्पोजिशन स्कीम ही नहीं ले सकता, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना क्यों है आपको, ठीक है। चलो आगे देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ट। फॉरवर्ड चार्ट मतलब सप्लायर ही टैक्स भर रहा है, मैं नहीं भर रही हूँ, मतलब सॉरी मैं ही भर रही हूँ, मेरा रेसिपिएंट नहीं भरेगा, ठीक है ना।
तो हम ले सकते हैं। मैंने सप्लाई किया है अपने कस्टमर को और फॉरवर्ड चार्ज के अंडर में ही सप्लाई किया है, मतलब सप्लायर ही टैक्स भर रहा है, रेसिपिएंट टैक्स नहीं भर रहा है, उसे कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। और रिवर्स चार्ज मतलब उल्टा, सप्लायर नहीं भर के रेसिपिएंट टैक्स भर रहा है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई किया मैंने, विद इन द स्टेट सप्लाई किया, मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज 88,50,000, लेकिन 88,50,000 में हाँ ले तो सकते हैं ये वाला पॉइंट, लेकिन इसमें जीएसटी इंक्लूड हो गई है 18%। क्या जीएसटी लेना है, इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? इंक्लूड कि एक्सक्लूड? 88,50,000 में जीएसटी इंक्लूड हो गया है, तो मुझे चलेगा इंक्लूड किया हुआ या फिर एक्सक्लूड करना है, वो बताइए आप। एक्सक्लूड, वेरी गुड, एक्सक्लूड करना है, वेरी गुड रिंकू। नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाई। अब देखो मैंने खरीदा है, इनवर्ड मतलब खरीदना। इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम 5 lakhs, ये लेना है कि नहीं लेना है? ये इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, वेरी गुड, इससे भी एक्सक्लूड करना है, मतलब ये मुझे नहीं लेना। ठीक है, चलो आगे देखिए। इंटर स्टेट सप्लाई टू वेरियस बायर्स 16,80,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%, ये लेना है कि नहीं लेना है? एक्सक्लूड। नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। इंटर एक्सक्लूड स्टेट, करना है ना मैम? हाँ एक्सक्लूड करना है, वेरी गुड। इंटर, नेक्स्ट पॉइंट, क्यों? क्योंकि ये वेरियस बायर्स जो हैं वो दूसरे स्टेट्स में हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ओन इस्टेब्लिशमेंट्स अंडर सेम पैन 11,20,000। पहले बताओ ये लेना है कि नहीं लेना है? पहले ये बताइए, ब्रैकेट बाद में देखेंगे। इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है, वेरी गुड। लेकिन अगर आपका ध्यान है तो इसमें ना इंक्लूडिंग आईजीएसटी हो गया है। जो आईजीएसटी इंक्लूड है, मुझे बताओ, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, ये इंक्लूड होना चाहिए कि एक्सक्लूड होना चाहिए? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड, वेरी गुड। तो बस जो आपने आंसर्स दिए ना अभी अभी, उसको एक फॉर्म में, आंसर के फॉर्म में लेके आना। ये देखिए आंसर के फॉर्म में कैसे लेके आना है इसको, ये देखिए कैसे लेके आना है इसको। इंटर स्टेट सप्लाईज आपने नील रेटेड ले ली है 15 lakhs, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड का अमाउंट था फॉरवर्ड चार्ज के अंडर में आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया है, इंट्रास्टेट सप्लाई किया है, ठीक है। अब इसमें ना 88,50,000 का अमाउंट है, लेकिन इसमें 18% टैक्स इंक्लूड हो गई है, यानी कि ये 88,50,000 118% है। अगर 88,50,000 अगर 118% है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। So it is 88,50,000 into 100 divided by 118. So it would be 75 lakhs. निकालो कैलसी पे, देखो 75 lakhs ही आएगा। बस वही जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हमने पहले वाले लेक्चर्स में सीखा हुआ है, ठीक है। एक्सक्लूड करना है, निकालना है, तो समझना ही कि 118% है। अगर ये 118 है तो 100% कितना? मतलब 18% को निकालना है, तो मुझे 100% लेना है, तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 75 lakhs। ओके। थर्ड उसने एग्जम्प्टेड गुड सप्लाई किए हैं, ये मैंने शायद रीड नहीं किया ना पॉइंट, सॉरी। थर्ड, इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11। एग्जम्प्टेड वाले गुड्स भी ले सकते हैं 9 lakhs, ये भी ले सकते हैं, सिर्फ टैक्स इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। और एनीवेज ये एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, इस पे तो टैक्स इंक्लूड हो भी नहीं सकती है, क्योंकि ये जो आपने गुड्स सप्लाई किया ना, इस पे टैक्स लगेगी ही नहीं, एग्जम्प्टेड गुड्स है ये। तो ये तो सीधा सीधा 9 lakhs ले लेने का, एग्जम्प्टेड गुड्स लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये नहीं लेना होगा। देखो इसने नील किया, आपको दिख रहा है, ये नील किया है इसलिए ये, ठीक है। उसके बाद है आपका ये क्यों लिया इसने, यहाँ पे ना मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक मिनट सुनिए। हाँ, ये ना इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट नहीं है, ये इंट्रा स्टेट होना चाहिए या फिर विथ सेम पैन होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन है ना यहाँ पर मिसिंग है। विथ सेम पैन नंबर होगा ना तो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टू वेरियस बायर्स 16,80,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%, ठीक है। अज्यूम करो यहाँ पे सेम पैन नंबर लिखा हुआ है, तो ही ये कंसिडर करना है, ओके।
इनकम्प्लीट पॉइंट है ये, आप उसको कंप्लीट कर देना जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो, ठीक है, नहीं तो आप याद रखना इस पॉइंट को, ये सेम पैन नंबर वाला है। ओके, तो अब मुझे बताओ ये लेना है, अगर 16,80,000 अगर मुझे लेना है और उसमें 12% टैक्स इंक्लूड हो गई है तो चलेगा कि नहीं चलेगा? टैक्स इंक्लूड करनी है कि नहीं करनी है? एक्सक्लूड करनी है। तो अब एक्सक्लूड करने के लिए 16,80,000, ध्यान से सुनो, 16,80,000 अगर 112% है तो 100% कितना? करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मुझे बताइए। 16,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112 तो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे? यस मैम एक बार ऑपोजिट रिपीट करो। सुनो मेरी बात, चलो हमें ना ये 5th पॉइंट को एक और केस